गुड इवनिंग क्लास। हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो मूल अधिकार में हमने ये देखा कि अधिकार क्या होते हैं, फिर हमने ये देखा मूल अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आज हमें समझना है कि ये मूल अधिकार से संबंधित कुछ फैक्ट पढ़ने हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो मैं सोच रहा था कि इनको एक जगह समरी बना के हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, तब उसके बाद अनुच्छेद पढ़ते हैं, ठीक ना। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। तो मतलब ये मान लो कि ये आपका है फंडामेंटल राइट्स। क्या ये फंडामेंटल राइट्स, इसको हम क्या कहते हैं, ये बोलते हैं मूल अधिकार बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं इसको, हम तो हम कहेंगे इसको हम बोलेंगे मूल अधिकार। अब आपको आज ये समझना कि मूल अधिकार कौन से भाग में है बाबू। तो हम कहेंगे अगर भाग पूछता है तो हमें बताना है कि ये भाग 3 में है। कौन से में भाग में है, तो हम कहेंगे भाग 3 में है। अंग्रेजी में इसी को बोला जाता है कि पार्ट 3 बोला जाता है इसको, पार्ट 3, ठीक ना। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें आपसे ये पूछेगा कि ये बताइए भाग 3 में मूल अधिकार तो है, तो बताइए ये कहां से लेकर कहां तक अनुच्छेद इसमें आते हैं। तो हम कहेंगे इसमें आर्टिकल जो है, आर्टिकल अगर से पूछेगा तो आपको बताना है 12 से लेकर 35 तक आते हैं, ठीक ना। कहां तक आएंगे, तो हम कहेंगे 12 से 35 तक इसमें आते हैं। अच्छा, ये भी फैक्ट क्लियर हो गया। अब बाबू आपसे ये पूछेगा कि ये बताइए कि मूल अधिकारों वाली प्रेरणा हमें कहां से मिली कि हमें भी भारतीय संविधान में मूल अधिकार को रखना चाहिए। समझ गए। तो हम कहते हैं ये हमें प्रेरणा कहां से मिली है, तो हम कहेंगे प्रेरणा हमें मिलती है बिल ऑफ राइट से मिलती है। कहां से मिलती है, तो आप कहोगे बिल ऑफ राइट से मिलती है। अब बाबू ये जो बिल ऑफ राइट्स है ये क्या है, तो आप कहोगे ये अमेरिका का मूल अधिकारों का एक क्या था, प्रपत्र था। क्या था, तो हम कहते हैं ये अमेरिका के मूल अधिकारों का प्रपत्र था। मतलब बिल ऑफ राइट्स क्या है, तो हम कहेंगे ये अमेरिका के मूल अधिकारों का एक प्रपत्र था। प्रपत्र का मतलब बाबू एक प्रपोजल था, एक ड्राफ्ट था, उस पे अमेरिका के मूल अधिकार सारे लिखे गए थे। और उन्हीं मूल अधिकारों को हम कहां कर रखेंगे, यहां से हम लोगों ने प्रेरणा लिया है कि हमें भी अपने संविधान में क्या रखना चाहिए, मूल अधिकार जैसी चीजों को रखना चाहिए। समझ गए। अच्छा, अब आपसे ये पूछेगा कि ये बताइए तो हम मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहां से उधार ला के रखे हैं। तो कभी अगर पूछ ले कि ये बताइए मूल अधिकारों का सोर्स क्या है या मूल अधिकारों का स्रोत क्या है, तो आपको बताना है कि हम अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार को लिए हैं। समझ गए। तो अगर आपसे पूछेगा, इसीलिए यहां पर याद रखे रहना स्रोत क्या है अपने मूल अधिकारों का, तो याद रखे रहना अमेरिका। अमेरिका के संविधान से हमने किसको ले रखा है, हम कहेंगे मूल अधिकार को ले रखा है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है ये। और वो भी बाबू कहां से लिया गया है, तो हम कहते हैं बिल ऑफ राइट से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मूल अधिकार कहां से लिया गया है, तो आपको बताना है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इतना बाबू क्लियर हो गया आपका। अब आगे हम पढ़ेंगे। अब आपसे ये पूछता है कि ये बताइए कि पहली बार भारत में मूल अधिकार को कहां पर देखा गया या कहां पर इसकी आकांक्षा जताई गई कि हमें भी अपने संविधान में मूल अधिकार को रखना चाहिए। पहली बार भारत में किस जगह पर इस चीज को लेकर बात की गई, ठीक ना। या आपसे पूछेगा पहली बार आपसे ये पूछेगा पहली बार कहां पर आकांक्षा जताई गई थी। समझ गए। तो हम कहते हैं बाबू पहली बार आकांक्षा जो जताई गई है, तो हम कहेंगे 1928 में एक रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट का नाम होता है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, समझ गए। क्या नाम है इस रिपोर्ट का, हम कहेंगे नेहरू रिपोर्ट। कब आती बाबू, 1928 में। 1928 में एक रिपोर्ट आती है, उसी रिपोर्ट का नाम क्या है, नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट में पहली बार मूल अधिकार को रखने की आकांक्षा जताई गई है। समझ गए कि नहीं। तो यहां पर आप लिख लोगे पहली बार
पहली बार मूल अधिकार को रखने की आकांक्षा जताई गई है। ये पॉइंट बाबू बढ़िया से लिख लेना। जताई गई, पहली बार मूल अधिकारों को रखने की आकांक्षा जताई गई है। कहां? नेहरू रिपोर्ट में। अब बाबू तो आपसे पूछेगा ये बताओ इसको पहली बार कहां पर रखा गया था? यहां तो केवल आकांक्षा जताई जा रही है ना कि हमें भी अपने हमें भी अपने संविधान में मूल अधिकार को रखना चाहिए या हमें भी मूल अधिकार जैसी चीजों पर अमल करना चाहिए। ये तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में बात बोली जा रही है। अब हम कब इसको एडॉप्ट करेंगे या हम पहली बार, जैसे हम कहते हैं ना हम कोई एक प्रपोजल तैयार कर रहे हैं तो कब इसको हम लिखित रूप में लेना चाहते हैं? तो अगर कभी ऐसा पूछ ले कि पहली बार मूल अधिकारों को कौन से अधिवेशन में एक्सेप्ट किया गया था, तो आपको लिखना है 1931। 1931 में कांग्रेस का बाबू, कांग्रेस का जो लोग हिस्ट्री पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में ये मैं क्या कहना चाहता हूं, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन? कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में एक जगह है उसका नाम है कराची और उसी कराची में यह अधिवेशन हुआ था। जैसे अधिवेशन का मतलब बाबू क्या होता था? एक मीटिंग होती थी। और कांग्रेस का मतलब क्या है? तो हम कहेंगे एक पार्टी है और पार्टी क्या करती है? मीटिंग करती है। तो ये मीटिंग कहां कर रही हो? तो हम कहेंगे ये कराची में कर रही है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कराची अधिवेशन के नाम से इसको हम जानते हैं। पूछता है कि बाबू कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो सीधे बताना 1931 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? बताएंगे आपकी 1928 में आती है। ये सब डायरेक्ट हिस्ट्री के क्वेश्चन बन जाते हैं, समझ गए? तो ऐसे ही 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार को क्या कर दिया गया? मतलब ये तो है ना मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को क्या किया गया है? तो हम कहते हैं रखा गया था, रखा गया था। समझ गए? रखा गया था। और ये जो बाबू कराची का अधिवेशन हुआ था ना, इसके जो अध्यक्ष थे, समझ गए? कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो हो रहा था 1931 में, इसके जो अध्यक्ष थे, कौन थे अध्यक्ष? तो हम कहेंगे इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, समझ गए? अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कौन थे? तो हम कहेंगे कराची अधिवेशन के ये क्या थे? हम कहेंगे अध्यक्ष थे, यही वहां पर अध्यक्षता कर रहे थे। इसीलिए बाबू ना भारत में इन्हें मूल अधिकारों का मतलब फंडामेंटल राइट्स का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम कहते हैं जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या बोल रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कौन थे? तो हम कहेंगे कराची अधिवेशन के, कांग्रेस के कराची अधिवेशन का ये अध्यक्षता कर रहे थे। फिर हम कहेंगे इसीलिए इनको भारत में मतलब मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स का क्या कहा जाता है? तो हम कहते हैं जनक कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी? अब आगे चलें। देखो ये सब चीजें ना बहुत अच्छे से आप क्लियर कर करके पढ़ना, तभी चीजें आपसे क्लियर होंगी, वरना चीजें ऐसे आपसे ऊपर से निकलती चली जाएंगी, आपको हवा भी नहीं लगेगी हो क्या रहा क्लास में। समझिए कि नहीं समझिए? इतना लिख लीजिए, तब आगे चलते हैं। अब आगे थोड़ी चलते हैं। देखो बात यह है कि हम लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं, चाहे वहां पर कॉन्सेप्ट हो चाहे वहां पर फैक्ट हो, सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं।
ठीक ना। बस आपको एग्जाम में केवल बैठना है, इतना समझ जाइए और जाके आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए होंगे ना उनको आप सॉल्व करिए, ठीक ना। ये पूरी क्लास मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं, चाहे आप पीसीएस में बैठिए चाहे आप फारो में बैठिए, ठीक ना। यहां तक बता रहा हूं स्टैटिक पोर्शन से जो आपके यूपीएससी में एग्जाम मतलब क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप कर सकते हो, ठीक ना। वहां केवल जो डायनेमिक पेपर्स बनते हैं वही हिसाब से नहीं होगा, नहीं तो जितना भी स्टैटिक पोर्शन है वो भी आपका यूपीएससी भी उसमें हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब आगे चलते हैं बाबू। अब जब आगे चलते हैं तो हमने इतनी चीजें देख लिया कि हमने देखा कराची अधिवेशन में अगर आपसे पूछा जाए भारत में मूल अधिकारों के जनक कौन है तो हम किसको बताएंगे, तो हम कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अच्छा, क्यों है कैसे हैं ये भी आपने देख लिया। अब हमें क्या पढ़ने हैं, अब हमें थोड़ी से आगे पढ़ने हैं कि मूल अधिकारों की कुछ इसी में विशेषताएं होंगी, ऐसे जोड़ते रहिएगा केवल आप। बाबू ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना ये कैसे होते हैं, ये नैसर्गिक होते हैं। कैसे होते हैं, तो हम कहते हैं ये नैसर्गिक होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स नैसर्गिक होते हैं। अब आप पूछेंगे ये नैसर्गिक का मतलब क्या होता है। नैसर्गिक होते हैं, नैसर्गिक का मतलब ये होता है बाबू ये हमें जन्म से मिल जाते हैं, ये हमें जन्म से मिले होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नैसर्गिक बोलते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए एक वर्ड आता है इनहेरेंट। क्या आता है, इनहेरेंट। समझ गए। तो ये इनहेरेंट राइट होते हैं। इनहेरेंट राइट का मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम पैदा हुए तुरंत हमें क्या मिल जाते हैं, मूल अधिकार मिल जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, नैसर्गिक बोला जाता है। ये जन्मजात होते हैं, मतलब ये जन्म से मिलते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, नैसर्गिक बोलते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। आगे आते हैं अगले बाबू। ये देखो हम कहेंगे इनको संशोधन किया जा सकता है, मतलब फंडामेंटल राइट्स को संशोधित किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। मतलब इसमें बाबू ना संशोधन किया जा सकता है, मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। अगर बाबू यहां पर संशोधन किया जाएगा तो बताओ कैसे किया जाएगा, तो आपको लिखना है आर्टिकल, बताओ कौन सा है संशोधन वाला, आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन किया जाएगा। लेकिन याद रखे रहना, जब ये संशोधन होता है तो एक होता है साधारण बहुमत से, एक होता है साधारण बहुमत से और एक होता है बाबू विशेष बहुमत से। समझ गए, विशेष बहुमत से। तो ये जो साधारण बहुमत से इसमें कभी भी संशोधन नहीं होगा, जब भी होगा तो इसमें कैसे होगा, तो हम कहेंगे विशेष बहुमत से होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबू यहां पर जो साधारण बिल होगा ना वो नहीं काम करेगा। यहां पर क्या करता है, यहां पर अगर आपको भी संशोधन करना होगा तो यहां पर संवैधानिक संशोधन के नाम से होगा, यहां पर साधारण संशोधन नहीं होता है। तो याद रखे रहना ये भी बात। समझ गए कि मूल अधिकार में हमेशा संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं, ना कि साधारण संशोधन किए जाते हैं। क्लियर हो गया ये भी पॉइंट। समझ गए कि नहीं समझ गए, बताओ जल्दी। समझ गए। अगर इसमें भी कभी भी संशोधन करना होगा तो इसमें विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी, इसमें साधारण बहुमत से संशोधन नहीं होगा। इसीलिए इसको बोला जाता है कि इसमें जो भी संशोधन होंगे वो संवैधानिक संशोधन होंगे, मतलब संविधान के अनुसार ही इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, इसमें साधारण संशोधन नहीं होंगे। बताओ ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। समझ गए, ये क्लियर हुआ आपका, समझ गए। अच्छा, अगर बाबू इनमें संशोधन हो रहा है तो आप ही बताओ इसका मतलब बाबू क्या ये अस्थाई हैं कि अस्थाई, तो हम कहेंगे यह अस्थाई होंगे। कैसे होंगे ये, तो आप कहोगे यह अस्थाई होंगे। क्या होंगे, ये अस्थाई होंगे। तो हम कहेंगे ये अस्थाई हो गए, तो हम कहेंगे हाँ। इसीलिए इनको बाबू क्या बोला जाता है, इसके लिए एक वर्ड आता है चलो अच्छा ऐसे अभी लगा देते हैं, अस्थाई होते हैं। ये कैसे होते हैं, अस्थाई होते हैं। समझ गए। अस्थाई का मतलब ये हुआ कि इनको बदला जा सकता है। समझ गए। अगर बाबू अस्थाई हो रहे हैं तो इनमें एक चीज और हो सकता है, इसका मतलब इनका निलंबन भी संभव है। निलंबन का मतलब इन्हें कुछ समय के लिए रोका भी जा सकता है। समझ गए, क्योंकि ये अस्थाई है ना, तो इन्हें कुछ समय के लिए रोका भी जा सकता है।
समझ गए कि नहीं समझ गए? तो वहां पर हम लिखेंगे कि कभी 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 ऐसे भी सिचुएशंस बन जाते हैं कि जब इनको क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है कि भैया भले ये आपका मूल अधिकार हो लेकिन कुछ कंडीशन में आपके मूल अधिकार काम नहीं करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं कि इसका मतलब इसको हम सस्पेंड कर दिए हैं, बर्खास्त कर दिए हैं कुछ समय के लिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो वही बात यहां पर बोली गई है। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि आपातकाल के समय, आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। बढ़िया से रखना, आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है। बाबू दोनों बातों से हमें यही पता चल रहा है कि ये कैसे होंगे, अस्थायी होंगे, क्योंकि अगर अस्थायी होते तो इनका निलंबन संभव नहीं था, अगर अस्थायी होते तो इनमें संशोधन भी संभव नहीं था। लेकिन आप देख रहे हो इनमें संशोधन भी हो रहा है, इनमें निलंबन भी हो रहा है, इसलिए आप कहोगे ये क्या होंगे, इनको में मतलब ये अस्थायी होंगे। समझ गए? अच्छा एक चीज और होता बाबू, एक चीज यहां से लिखेंगे, नीचे तो जगह है। एक चीज और लिखेंगे, यह अप्रतिदेय होते हैं, अप्रतिदेय होते हैं। और इसके लिए अंग्रेजी में एक वर्ड आता है नॉन रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल है। मतलब जैसे कहने का मतलब नॉन रिफंडेबल का मतलब समझो पहले, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सामान दुकान से लिया, क्या किया आपने, आप दुकान से आपने कोई सामान लिया, जो भी आपने सामान लिया उस पे ये बोला गया कि भैया देखो एक बार अगर आप लेकर चले गए हो सामान को, फिर ये सामान वापस नहीं होगा। कि जैसे नहीं होता है कि हमने सामान खरीद के लाया, सामान अच्छा नहीं लगा तो हम गए सामान को फेर आए, फेरने के बाद उससे हम क्या ले लिए, पैसा। तो इसको बोलते बाबू ये रिफंडेबल था, तभी तो आपको पैसा मिल गया। लेकिन जब आप सामान लेकर चले आए और वो जो दुकानदार है वो आपके सामान के बदले दोबारा आपको पैसे ना दे, मतलब आपके सामान को ना फेरे, आपको सामान को मतलब फेर के आपको पैसा ना दे, तो इस केस को हम क्या बोलेंगे, नॉन रिफंडेबल बोलते हैं। समझ गए? कि मतलब आपने कोई सामान खरीद लिया है, अब बदले में अब वो सामान आपके पास ही रहेगा, चाहे सामान अच्छा हो चाहे खराब हो, इससे मतलब नहीं है, अब आपका रिफंड नहीं होने वाला। नॉन रिफंडेबल है ये केस, नॉन रिफंडेबल का मतलब पैसा वापस नहीं होगा। समझ गए? तो ऐसे ही अधिकार भी होते हैं, अगर एक बार अधिकार आपको दे दिए गए हैं मूल अधिकार, तो इनको क्या कर दिया जाता है, इनको वापस नहीं लिया जा सकता। समझ गए? कुछ समय के लिए बर्खास्त किए जाएंगे वो बात अलग है, लेकिन ये सोच लो कि हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। समझ गए इतनी बात? हाँ, ऐसा ये नहीं हो सकता और ऐसा होता भी नहीं है। तो आपको याद रखना है कि ये कैसे होते हैं, अप्रतिदेय होते हैं, कि एक बार अगर आपको दे दिए गए हैं तो इनको वापस नहीं लिया जाएगा। भाई देखो आपातकाल की कुछ मतलब आपातकाल की अवस्था दूसरी होती है, उस समय देश खतरे में होता है, तो उस समय भैया थोड़ी समय के लिए सस्पेंड किए जाते हैं, वापस नहीं लिए जाते। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये चीजें आपको बढ़िया से याद कर लेनी है कि ये अप्रतिदेय होते हैं। और आगे चलते थोड़ी से, ठीक ना? अब और थोड़ी आगे चलते हैं तब फिर काम करते हैं। ठीक, अब थोड़ी और आगे चलते हैं और देखना बाबू, और ये इसमें क्या हमें फैक्ट पढ़ने, हमें ये आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए मूल अधिकारों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है। समझ गए? तो आपको लिखना है मूल अधिकारों का जो संरक्षण मतलब फंडामेंटल राइट्स का जो संरक्षण कौन करता है, तो इसका संरक्षण करता है न्यायपालिका। संरक्षण कौन करता बाबू, तो हम कहेंगे न्यायपालिका करता है, न्यायपालिका करती है। याद रहेगा आपको? समझ गए? हमने 3 पढ़े हैं, एक का पढ़ा हमने विधायिका, और एक हमने पढ़ा है कार्यपालिका, और एक हम पढ़े हैं न्यायपालिका। तो अब बात आ गई न्यायपालिका पर। तो अगर आपसे पूछे ये बताइए
कि जो मूल अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका संरक्षण कौन करेगा? तो आपको बताना है कि इनका संरक्षण न्यायपालिका करेगी। और न्यायपालिका में बाबू दो लोगों का नाम आता है, एक का नाम है सुप्रीम कोर्ट और एक का नाम है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को बाबू कहते हैं उच्चतम न्यायालय, इसको क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय। और बाबू इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उच्च न्यायालय। क्या बोलेंगे इसको? तो हम कहते हैं इसको हम उच्च न्यायालय बोलते हैं हिंदी में, ठीक ना। और बाबू इसको क्या बोलते हैं? तो हम कहते हैं इसको हम बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं, इसको सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं। अंग्रेजी में लिखना चाहते हो तो लिख लेंगे सुप्रीम कोर्ट। और इसको बाबू क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट बोलते हैं। समझ गए? संरक्षण का मतलब बाबू ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपके अगर अधिकारों का हनन हुआ तो बाबू अच्छा कभी कभी मैं बात आपसे पूछ लूं कि ये जो आपके अधिकारों का हनन होगा कौन करेगा? कौन करेगा आपके अधिकारों का हनन? आपके पड़ोसी? तो हम कहेंगे नहीं, पड़ोसी नहीं, ये सब सारी चीजें हम अनुच्छेद में समझेंगे। समझ गए? जो भी आपके अधिकारों का हनन करेगा, और हनन कौन करेगा? तो हम कहेंगे केवल राज्य। जब राज्य के द्वारा आपके अधिकारों का हनन होगा तभी आप न्यायपालिका की गुहार लगाओगे। अगर आपके बगल का या आपके पड़ोसी कोई आपके अधिकारों का हनन करेंगे, उस केस में आप वहां तक नहीं जा सकते, केवल जब राज्य आपका हनन करेगा। आगे जब आप अनुच्छेद 12 पढ़ोगे तब आप समझोगे कि राज्य किसे कहते हैं। आज केवल इतना ही लिख लेना अपने कॉपी में कि जब राज्य हमारे अधिकारों का हनन करेगा तब हम न्यायपालिका से गुहार लगाएंगे कि न्यायपालिका बचाओ हमें, हमारे अधिकारों का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। तो आप वहां पर चाहे सुप्रीम कोर्ट जाओ और चाहे आप हाई कोर्ट जाओ, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो ये ताकत आपको मिलती है अनुच्छेद, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 32। हम अगर हमारे अधिकारों का हनन होगा तो हम क्या करेंगे? अनुच्छेद 32 के तहत कहां जा सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, हम हाई कोर्ट जाना चाहते हैं उस केस में, तो हम कहेंगे तब हम कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जाएंगे? तो हम कहेंगे 226 के अकॉर्डिंग जाएंगे। ये दो बातें आपको बढ़िया से याद कर लेनी है कि जब भी हमारे मूल अधिकारों का हनन होगा, और किसके द्वारा हनन होगा बाबू? तो हम कहेंगे राज्य के द्वारा हनन होगा। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा हनन होगा। और आगे हम पढ़ेंगे कि ये राज्य क्या होता है, अनुच्छेद 12 में आने वाला है ये कल के वीडियो में। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आपको ये चीजें आपको समझनी है, ठीक ना। तो आपको अगर कोई पूछ ले कि ये बताइए कि अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ तो हमें शक्ति कहां से प्रदान होती है, कौन से अनुच्छेद से हमें शक्ति प्रदान होती है सुप्रीम कोर्ट तक जाने की? तो हम कहेंगे अनुच्छेद 32 के तहत जाते हैं। समझ गए? ऐसे ही अगर हमें सुप्रीम कोर्ट ना जाना हो, हाई कोर्ट जाना हो, तो हमें कहां से शक्ति मिलेगी? तो हम कहेंगे आर्टिकल 226 के तहत जाएंगे। अरे यहां तक ये जो अनुच्छेद 32 है ना, इसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। समझ गए? ये इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है अनुच्छेद 32, इतना पावरफुल आपका अनुच्छेद है कि इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यहां पर आप लिख लो कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को, मतलब आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। ये सब क्लियर होने चाहिए आपके। समझ गए? लिख लेना बढ़िया से पॉइंट क्लियर कर करके। अगर इतना हो गया हो तो और आगे चलते हैं।
आगे देखो, अब आपसे कहेगा कि ये बताइए कि संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं। समझ गए? तो हम यहां पर लिखेंगे संविधान में मूल अधिकार। क्या लिखेंगे बाबू? मूल अधिकार। तो बाबू 6 मूल अधिकार हैं संविधान में। कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। पहले 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, एक मूल अधिकार को यहां से हटा दिया गया है। खैर मैं उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा, क्यों हटाया गया, कैसे हटाया गया, उसके बारे में बाद में चर्चा होगी, पहले इसकी चर्चा होगी। समझ गए बाबू? तो आप कहेंगे कि देखो पहले मूल अधिकार का नाम क्या है, तो आप यहां पर लिखोगे समता का अधिकार। क्या लिखोगे बाबू? तो हम कहेंगे समता का अधिकार। समता का अधिकार। समझ गए? तो हम कहते हैं समता का अधिकार। अब ये जो समता का अधिकार है बाबू कहां से कहां तक है, अनुच्छेद कहां से लेकर, तो आपको बताना है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। 12 से नहीं बाबू, आप पढ़े होंगे ना कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार आता है, लेकिन 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार आता है, सही बात है, और भी चीजें उसमें लिखी गई है ना। तो हम कहेंगे जो मूल अधिकार सही जो मूल अधिकार है वो कहां से आते हैं, तो हम कहेंगे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसमें समता का अधिकार है। समझ गए? तो समता का अधिकार कहां आएगा, तो हम कहेंगे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आएगा। फिर बाबू दूसरे नंबर पे क्या आता है? दूसरे नंबर पे आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें आपसे पूछेगा आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक, तो आपको बताना है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से लेकर कहां तक, तो आपको बताना है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। फिर तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो हम कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध, तो हम कहेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब बाबू शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां आएगा, तो आपको बताना है ना आर्टिकल 23 और 24। देख लो, 3 हम पढ़ लिए, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। समता का अधिकार बाबू कहां से कहां तक, तो हम कहेंगे 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से, 19 से लेकर 22 तक। समझ गए? शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक, तो हम कहेंगे आर्टिकल 23 से 24 तक। इन पे डिटेल क्लास बनेगी, आप टेंशन मत लीजिए, अभी यहां तो केवल इंट्रो चल रहा है। समझ गए? फिर हम चौथे नंबर पे आते हैं। चौथे नंबर पे बोला गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या बोलेंगे हम यहां पर? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब बाबू आपको बताना है ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, क्या धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब बाबू होता है धर्म। समझ गए? धर्म की स्वतंत्रता की बात ये करता है। तो इसमें बाबू कहां से कहां, तो आप कहोगे ये आएगा आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। कहां से कहां तक, तो हम कहेंगे आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। फिर हम कहेंगे 5वें नंबर पे बाबू कौन सा आएगा, तो आपको लिखना है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। समझ गए? ये कहां से कहां तक, तो हम कहेंगे इसमें आएगा आपका आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक, मतलब 29 और 30 आता है। 6वें नंबर पे बाबू क्या लिखना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हर चीज आपको एक्सप्लेन की जाएगी, ठीक ना, टेंशन मत लीजिए। इसमें आता है आपका आर्टिकल 32। कौन आएगा, आर्टिकल 32 आएगा। देख लो एक बार पूरे आर्टिकल। हमने क्या लिखा है, संविधान में मूल अधिकार कितने होते हैं, तो आप बताओगे 6 मूल अधिकार होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो हम कहते हैं होता है समता का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, ठीक ना, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, फिर और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। बताओ ये चीजें क्लियर हो गई आपकी, समझ गए।
अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो इतना याद रखे रहना, पेट, एसआई, यूपीएससी में यहां तक मैं बता रहा हूं कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और जैसे वहां पर एनालिसिस करके बताई जाएगी ऐसे मैं आपको वहां पर समझाऊंगा कि मतलब देखो इस तरह से वहां पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये पॉइंट अपने दिमाग में बढ़िया से भर लो कि यही है, मेन यही है। समझ गए? अच्छा, आपको दिख रहा होगा यहां पर अनुच्छेद 31 नहीं लिखा हूं, तो वही जो 31 नहीं लिखे हो ना वही है। कौन सा अनुच्छेद है? वही है, वही को काटकर भगा दिया गया है। समझ गए? तो हमने पहले ही शुरू में बोला था कि 7 अधिकार पहले हुआ करते थे, तो 7 में से हमने क्या कर दिया? काट के निकाल दिया। किसको? एक को निकाल दिया, बचे कितने? 6। तो आज के डेट में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो आप कहोगे 6 मूल अधिकार हैं। तो 6 का नाम सभी को पता है, तो बोलो, गिनो मेरे साथ, बोलो। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, तो आप कहोगे ये बनेगा 25 से, शोषण के विरुद्ध का अधिकार तो हम कहेंगे 23 से लेकर 24। फिर हम कहेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो हम कहेंगे 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, तो हम यहां पर कहेंगे 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो हम कहेंगे ये बनेगा 32। समझ गए? अब आगे हम ये समझेंगे कि जिनको हटाया गया उनकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ेंगे। देखो बाबू, एक अधिकार और हुआ करता था, समझ गए, जिसको हम बोलते थे संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जब अपना मूल संविधान बना, कौन सा संविधान? तो हम कहेंगे मूल संविधान बना, तो उस समय आपको संपत्ति का जो अधिकार था ना, ये मूल अधिकार था। कैसा अधिकार था ये? तो हम कहेंगे ये मूल अधिकार था। तो याद रखे रहना, पहला पॉइंट यही कि संविधान मतलब मूल संविधान में संपत्ति का जो अधिकार है यह एक मूल अधिकार था। समझ गए? तो बाबू बताओ ऐसी क्या बात आई किसको काट के निकाल दिया गया? बाबू बात ये आई कि अपने यहां हो रहा था भूमि विस्तार या भूमि सुधार हो रहे थे। क्या हो रहे थे? भूमि सुधार हो रहे थे। तो एक इस केस में जैसे हमने कहा ना, हमें सड़क बनाने हैं, अगर हमें सड़क बनाने होंगे और हमने ये बोल दिया कि भैया संपत्ति का अधिकार जो है ना आपका मूल अधिकार है, तो कोई भी बंदा अपनी जमीन को सड़क में नहीं देगा। समझ के? मान लो कि हमें बड़े बड़े कारखाने लगाने हैं, तो कोई भी बंदा अपने जमीन को कारखाने लगाने के लिए नहीं देगा। आप क्या कर लोगे? कुछ कर पाओगे? इसीलिए क्या बोला गया, ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको काट दिया जाए, इसको हम मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल देते हैं और इसको हम क्या बना देंगे? एक वैधानिक, इसको हम एक वैधानिक अधिकार बना देंगे। समझ गए? वैधानिक का मतलब यह एक कानूनी अधिकार रह जाएगा जिसका जब मन होगा, अगर मान लेते हैं कि कभी देश को जरूरत पड़ी जमीन की, तो ये इनकी जमीनों को कानूनी हक के तहत ले सकता है, बाद में उनको मुआवजा दे दिया जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यही सब आप आर्थिक विकास करवाना था। आर्थिक विकास में जैसे सड़क बनवाने थे, कंपनियां लगानी थी, तो यही सब उस समय मुद्दे दिए गए कि भैया देखो यही सब कारण है, इसलिए हम क्या करते हैं, संपत्ति के अधिकार को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो बाबू जो संपत्ति का अधिकार था ना, ये 2 प्रकार का अधिकार हुआ करता था। एक हुआ करता था 19F में। किसमें था? एक 19F में था, और एक था बाबू अनुच्छेद 31 में था, और ये वाला था अनुच्छेद 19F में। जो यहां पर था बाबू ना, यहां पर कौन सी जमीन की बात करता है? अर्जित जमीन की बात करता है। कौन सी जमीन? अर्जित जमीन। अर्जित जमीन का मतलब ये हुआ कि जो जमीन आपने खरीदा है। समझ गए? जो जमीन आपने खरीदा है उस जमीन की बात करता है ये। समझ गए? यहां पर लिख सकते हो अर्जित जमीन। तो यहां पर हम क्या लिख दिए? अर्जित जमीन की बात ये करता है, अर्जित भूमि की बात करता है। और बाबू यहां पर कैसी होगी? तो हम कहेंगे यहां पर पैतृक भूमि की बात करता है। पैतृक भूमि या पैतृक जमीन की बात करता है। और पैतृक संपत्ति का मतलब ये हुआ, संपत्ति लिख लो भैया जब संपत्ति पढ़ रहे हो तो,
पैतृक संपत्ति की बात करता है। अब बताओ पैतृक संपत्ति का मतलब सभी लोग समझ गए होंगे। पैतृक संपत्ति का मतलब ये होता है कि पहले आपके पिता की थी, फिर आपके पिता से आप में ट्रांसफर हो गई, या पहले आपके दादा की थी, फिर दादा से पिता में आई, फिर पिता से आप में चली आई। इसको हम क्या बोलेंगे? पैतृक संपत्ति बोलेंगे। समझ गए कि मतलब जो जमीन आपको बचपन से मिल रही है, आपके पिता द्वारा जो जमीन बनाई गई है या आपके पूर्वजों द्वारा जो जमीन बनाई गई है, ऐसी जमीनों या ऐसी संपत्तियों को हम क्या बोलते हैं? पैतृक संपत्ति बोलते हैं। समझ गए? और जिस जमीन को आपने खरीद कर बनाई है उसको हम क्या बोलेंगे? अर्जित संपत्ति बोलते हैं। समझ गए बाबू? तो ये क्या हुआ? दोनों को काट दिया गया और दोनों को क्या बना दिया गया? हम कहेंगे भैया देखो लेके आया गया 44वां संविधान संशोधन। क्या लेके आया गया? 44वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 1978, ऐसे लिख, संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1978। समझ गए? क्या लेके आया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। और यहां से संपत्ति के अधिकार को काटकर इसको क्या बना दिया गया? इसको यहां से काटकर इसको कहां पर भेज दिया गया? तो हम कहेंगे इसको यहां से लिख दो भैया, इसको काटकर या रद्द करके, काटकर या रद्द करके क्या बना दिया गया बाबू? हम कहेंगे इसको आर्टिकल 300 का में भेज दिया गया। 300 का में भेज दिया गया। अनुच्छेद किस में भेज दिया गया? 300 का में भेज दिया गया। और आपको यहां पर लिख लेना है 300 का में क्या है? संपत्ति का अधिकार दे दिया गया है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का क्या दे देते हैं यहां पर? अधिकार। और ये जो अधिकार होगा बाबू ना, ये कैसा अधिकार होगा? तो आपको ये लिखना है कि ये है वैधानिक अधिकार रह गया। अब ये मूल अधिकार नहीं है, अब ये कैसा है? तो हम कहेंगे ये अब वैधानिक अधिकार है। और वैधानिक का मतलब होता है बाबू कानूनी अधिकार है। ये क्या है? ये कानूनी अधिकार है ये। तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि अब ये क्या बन गया? कानूनी अधिकार बन गया। समझ गया? अगर आपसे पूछेगा ये बताओ ये कौन से भाग में है, तो हम कहेंगे ये अब भाग कौन से भाग में चला गया है? तो आपको लिखना है भाग ये चला गया है 12 में, भाग 12 में चला गया। समझ गए? इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा ये जो संपत्ति का पहले मूल अधिकार हुआ करता था, इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, डेट याद रखे रहना, डेट याद रखे रहना, ये ठीक ना, डेट याद रखे रहना। इसको रद्द करके, मूल अधिकारों से इसको रद्द करके या मूल अधिकारों से हटाकर इसको अनुच्छेद 300 का में संपत्ति के अधिकार को डाल दिया गया। और जैसे इसको अनुच्छेद 300 का में डाला गया और ये क्या बन गया? इसको एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया कि अब अगर हमें कभी भी जरूरत होगी जमीनों की तो हम इनको पैसे देंगे, इनकी जमीनों को क्या कर लेंगे? हड़प सकते हैं। समझ गए? यही बात इसमें लिखी गई है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और ये कहां? इसको हम कानूनी अधिकार बोलेंगे। अगर पूछे कौन से भाग में ट्रांसफर किया गया था, तो याद रहना चाहिए आपको भाग 12 में। समझ गए? तो बाबू इतना आपको आज इस वाले लेक्चर में मिला है। ठीक, इतना आज हमें पढ़ना था। आप पढ़ लीजिए, बना लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक ना।